नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चल यूएस इजराइल ईरान जंग के माहौल में यूएई से लौटे पंचकुला भाजपा नेता विशाल सेठ शाह परिवार सहित पंचकुला में बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय मित्तल ने किया स्वागत। तो क्या कहना है विशाल सेठ का, वही की कहानी, उन्हीं की ही जवानी। आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच जिला के अध्यक्ष श्री अजय मित्तल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता श्री विशाल सेठ जी, जिला महामंत्री श्री जय कौशिक जी, पूर्व जिला महामंत्री श्रीमती परमजीत कौर जी एवं जिला मंत्री श्रीमती अनुराधा वर्मा जी। मैं निवेदन करूंगा आज की प्रेस वार्ता का शुभारंभ किया जाए। आज आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जिला पंचकुला की तरफ से आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी जिला की महिलाओं को, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की और हमारे जो नागरिक हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सबको मैं महिला दिवस पे शुभकामनाएं भी देता हूं। और आज बड़ा खुशी का दिन दो हैं, एक तो महिला दिवस भी है और दूसरा हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष श्री विशाल सेठ जी कई दिनों से अपनी ज़िंदगी की संघर्ष कर रहे थे दुबई के अंदर। आज वो कल किसी भी तरह पूरी कोशिश करके यहाँ से लोकल और हम सबकी प्रयास से आज यहाँ जिला पंचकुला में पहुँचे हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम उनसे कहते हैं, आज मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आप अपना रूबरू जो वहाँ पे था, आज हम सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप अपना परिचय दें। धन्यवाद अजय जी। आज इस छोटी सी एक बैठक के अंदर सभी पत्रकार बंधुओं और छायाकार बंधुओं का स्वागत है। और आज एक विशेष दिन भी है महिला दिवस के ऊपर। मैं सभी महिलाओं को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे देश और प्रदेश की महिलाएं इसी प्रकार उन्नति करती रहें, उनकी समाज के अंदर भागीदारी बढ़ती रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार पुनः सभी महिलाओं को महिला दिवस के ऊपर शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, मैं 23 तारीख की सुबह दुबई गया था अपने परिवार के साथ और वापस लौटने का था 28 की रात्रि, मध्य रात्रि के आसपास मेरी वापसी की फ्लाइट थी हिंदुस्तान के टाइम के हिसाब से। दोपहर के बाद जब मैं अपने होटल से चेकआउट करके एयरपोर्ट की ओर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरी गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि ऊपर ये क्या एकदम धमाका सा हुआ और कुछ धुआं उठा है। तो मैंने ऊपर देखा, ऊपर फिर एक और हुआ, 2-3 हुए लगातार। तो तब समझ नहीं आया कि ऊपर इतनी ऊंचाई पर ये किस चीज़ का विस्फोट हो रहा है और क्या हुआ है। तो थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट हम लोग बात ही कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है ऊपर। तो इतने में वो हमारे मोबाइल के मैसेज आने शुरू हो गए मोबाइल के ऊपर कि सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी, एयर स्पेस बंद कर दी गई है और ईरान और अमेरिका का युद्ध आरंभ हो गया है। साथियों, मेरा तो अपना जर्नी पूरी हो चुकी थी 28 को वैसे तो। उसके बाद का फिर ये 23 से 28 तक बहुत ही आनंदमय था। बहुत ही, पहले उसकी बात कर लेते हैं, एक बहुत ही प्रगतिशील देश। और मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि वो बहुत आगे निकल गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों के अंदर वो सिंगापुर से आगे निकल जाएंगे। तो नियम कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब लोग वहाँ पर नियम का पालन करते हैं, कानून की अवहेलना करने का कोई प्रयास नहीं करता, उसके ऊपर पेनल्टीज हैं, जो भी है जिस तरीके से भी है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई बहुत अच्छा वातावरण। बस कमी है तो अपने लोगों की। तो ये तो वहाँ का रहा, बाकी तो बातें सब लोगों को मालूम है दुबई के अंदर किस प्रकार से उसने तरक्की की और क्या करना है। अब 28 के बाद जब फिर आना शुरू हुआ तो फिर वापस किसी होटल में जाना पड़ा कहीं पे। तो जब देखा कि यहाँ पर कुछ वो एक्चुअली वहाँ पर जो यूएसए का कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, या जो यूएसए के बेस हैं, नेवल बेसिस हैं आसपास, एक्चुअली उन पर हमला कर रहे थे। और वहाँ से नेवल बेस से जब अमेरिका ने अपने सैनिकों को निकाल करके होटल के अंदर कर दिया तो उन्होंने होटलों के ऊपर हमला शुरू कर दिया।
अब किस होटल पे हमला होगा, कब होगा, ये तो परमात्मा के हाथ में है। तो फिर वहाँ से मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ से निकल के मैं शारजा चला जाता हूँ। अब शारजा चले गए। अब वहाँ पर मैंने जल्दबाजी में फटाफट एक अच्छा स्थान था, अपार्टमेंट ले लिया। अब वहाँ समस्याएं वहाँ से आ रही थी। हिंदुस्तान से गए थे, अब मैं हूँ, मेरी श्रीमती जी हैं, मैं 57 साल की मेरी आयु है, मेरी श्रीमती 56 वर्ष की हैं। तो कुछ ना कुछ दवाइयाँ हम लोग रेगुलर लगी होती हैं। तो किंतु वहाँ दवाई की समस्या बहुत ज़्यादा थी। हमारे पास एक एक पत्ता ले गए, क्योंकि 6 दिन के लिए जाना है, एक एक पत्ता ले गए और वो समाप्त हो गया। तो वहाँ पर दवा नहीं मिली, वो सॉर्ट्स डिफरेंट हैं और कॉम्बिनेशंस नहीं मिलते, मतलब मेडिसिन की प्रॉब्लम है। मतलब वहाँ पे अगर कोई भी कभी भाई जाए, कभी भी मतलब आगे सोच के जाए कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो दवा अच्छी हो, मतलब क्वांटिटी प्रॉपर होनी चाहिए आपके पास। और एक थोड़ी सी समस्या फिर वहाँ पर यह आई कि शारजा में जो समस्या आ रही थी, तो जैसे हम तो अपना रात को सो जाए गए और सुबह अपना बाहर गए खाना खाने के लिए कहीं किसी रेस्टोरेंट पर, किसी वहाँ पर रमज़ान के कारण 6:30 बजे तक कोई होटल आपको कुछ खाने को नहीं देता। ये समस्या नंबर 2। तीसरी, ये युद्ध कब तक चलेगा। एक पीछे एक्सपीरियंस है लोगों के पास रशिया और यूक्रेन का। उसके अंदर जिस प्रकार से आज तक लड़ाई चल रही है और अभी तक यूक्रेन से फ्लाइट्स नहीं चली हैं, तो 1-2 दिन तो निकल गए। 1-2 दिन के बाद फिर एंग्जाइटी शुरू हो गई कि अब ये वॉर कितना। उधर से यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये लड़ाई लंबी चल सकती है। एयर स्पेस बंद हो गया, हवाई जहाज़ की टिकटें मिल नहीं रही। फिर मेरे को जो सहारा मिला वो मेरे अपने दोस्तों से, अपने पार्टी के जो साथी हैं, इन लोगों ने बहुत सहारा दिया। ये रेगुलर इन टच थे, जो काम कर सकते थे। जैसे जिलाध्यक्ष जी सीएम हाउस गए, वहाँ पे मुख्यमंत्री जी से बात की, तो वहाँ से मेरा नाम गया होगा वहाँ पर कॉन्सुलेट जनरल सीजीआई के अंदर। रेखा शर्मा जी मेरे निरंतर संपर्क में थी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ वो लगातार डील कर रही थी। तो मुझे टेलीफोन आते रहते थे फिर कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया से। तो ये एक सहारा होता है कि आपको जब विदेश के अंदर आप किसी समस्या में फंसते हो, जब आपके पीछे सरकार आपका हालचाल पूछ रही है, आप आज ठीक हो, कैसे हो, कहाँ पर हो, कैसे क्या करना है, टिकट ये बुक करवाओ, वो मेरे को लीड भी देते थे। रेखा जी भी मेरे को लीड देती रहती थी कि शायद ये वाली फ़्लाइट इधर से चलेगी, आप इस फ्लाइट को लोकेट करो और इसकी टिकट लो। क्योंकि कई बार आपको वो रास्ता नहीं पता चलता ना किस रास्ते से जाएं। तो ये लोग अपने सूत्रों के साथ, अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, या जो भी जहाँ से भी कुछ भी पता चलता था, तो मुझे वो सूचना मिलती जाती थी। और जब इन लोगों से सबसे बात होती रहती थी, एक दिन ज्ञान जी का फ़ोन भी आया, ये परमजीत जी का, सबका टेलीफोन आया वहाँ। तो मतलब किस का नाम लूँ, सभी के टेलीफोन आ रहे थे। तो फिर वो मेरी दवा की जैसी समस्या हो रही थी, फिर इन्होंने एक हमारी महामंत्री डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात करवाई कि ये इसकी जगह ये ले लो, ये ले लो। तो कॉम्बिनेशन ढूंढ ढांढ के किसी तरह से जितना काम चल सका, पूरी तो नहीं मिल पाई, फिर भी जो मतलब बट उससे ज़्यादा लंबा नहीं चला जा सकता। तो ये समस्याएं थी, भोजन की समस्या थी और ये समस्या थी। अदरवाइज वहाँ पर जो वहाँ का प्रशासन है, ये है वो वहाँ तो नियम के साथ है, वहाँ कोई ऐसी लूटपाट वाली की बात नहीं थी। और क्योंकि इनफ्लो भी बंद हो गया था दुबई के अंदर टूरिस्ट का आना, इसलिए कोई मारामारी नहीं थी। होटलों की जितने थे वो वहीं थे, मतलब जो जिन्होंने ऑक्यूपाई करना, ना कोई नया आ रहा था ना वहाँ से कोई जा रहा था। फिर बस इतना जरूर था कि अब जो लोग वहाँ पर रहना बहुत महंगा है वहाँ पर, मतलब अगर एक परिवार है 2 या 3 लोगों का, तो कम 20 से 25 हज़ार रुपया प्रतिदिन का खर्चा हो जाता है। आपसे 15-16 हज़ार तो होटल वाला ही ले लेगा। तो उसके बाद मतलब वहाँ पे हर चीज़ की कीमत है, यहाँ से 4-4, 5-5 गुना की कीमत है। आप कहीं पे एक बार भोजन करने जाओ, एक वक्त का भोजन, अगर 3 भोजन है आपके, तो एक वक्त का भोजन में आपके 4-5 हज़ार रुपये लग जाता है 3 लोगों का। तो अब थोड़ा सा ये भी सुविधा है कि आजकल डिजिटल मनी है, तो आदमी थोड़ा बहुत चला लेता है। किंतु कईयों के पास डिजिटल मनी, पहले तो कैश लेकर जाते थे ना, तो तब तो ऐसा ही परिस्थिति हो तो बहुत समस्या है। पर बहुत से लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। अगर वो 1 महीना तक चल गए तो ये नहीं हो सकता कि जरूरी कि वो उसको चला सके, उसके कोई संबंधी या मित्र उसके कोई मदद करेंगे तो फिर वो मदद हो सकती है उसकी। तो अबू धाबी के अंदर तो अबू धाबी सरकार ने फ्री कर दिया था
किंतु ये दुबई में नहीं किया सरकार ने, दुबई सरकार ने। निश्चित रूप से इस सारी बातों से दुबई को एक बार झटका तो लगा है, इसके बाद टूरिज्म कम हो गया, बिजनेस भी कम होगा उनका। वो बहुत वरीड है, बहुत स्ट्रेस में है दुबई की सरकार अपनी। तो ये कुछ बातें थी। कुछ जब अनिश्चितता होती है और आपके पास करने को कुछ नहीं होता, मन कहाँ लगाओ, करने को कुछ नहीं है और अनिश्चितता हो रही है, तो आपके अंदर एंग्जाइटी का बढ़ना एक मामूली सी बात है। तो ऐसे समय में आपके मित्र काम आते हैं, वो आपको साथ लगे रहते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कर भी रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पे जाओ, यहाँ से बात करो, वहाँ चले जाओ। CGI का फ़ोन आया, फिर किसी ने मेरे को कहा कि वहाँ इंडियन एसोसिएशन है, वहाँ चले जाओ। मैं इंडियन एसोसिएशन में चला गया। वहाँ पे उनके PRO श्री हरि थे, साउथ इंडियन थे, उन्होंने कुछ मेरे को रास्ते बताए। तो इन सब लोगों के रेखा जी ने भेजा कि ये वाली फ़्लाइट को ट्राई करो। तो करते कराते मेरे पास मेरे को एक फ़्लाइट मिल गई। अब समझ, बाकी फ़्लाइटें तो मैं रोज़ बुक करवाता था, वो सब रोज़ कैंसिल हो जाती थी, किंतु ये फ़्लाइट थोड़ी अलग से थी, जो नॉर्मल रूटीन वाली फ़्लाइट नहीं थी। तो उसकी टिकटें थोड़ी महंगी थी, मैं कोई दोहराई नहीं। टिकटें 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की एक टिकट मिल रही थी, जो 15,000 है। तो सब लोग ले रहे थे वहाँ से। इसको वो चार्टर्ड प्लेन बोलने लग गए थे कि क्योंकि जब 1-1 लाख की टिकट लेंगे लोग, 250 लोग हैं, तो 2.5 करोड़ में तो चार्टर्ड ही हो गया ना। तो ठीक है, पर वहाँ पर गवर्नमेंट के साथ में जेट्स चलते दिखाई तो नहीं देते, दिखाई इसके अंदर से, पर सबको पता था कि यू आर सेफ के कोई भी अगर ड्रोन आता है तो ये जेट्स हैं जो चारों तरफ ये वॉर जोन से बाहर तक निकाल के आएंगे यहाँ पर। तो इस तरह की कुछ मतलब खबरों लोगों में हिम्मत बढ़ाती। तो थोड़ा कह लो कि सब लोगों के प्रयास से, सब लोगों के आशीर्वाद से, अपने मित्रों के सहयोग से थोड़ा मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया। किंतु अभी भी बहुत से लोग हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द स्थितियाँ सामान्य होंगी और वो लोग सब अपने घर में, अपने परिवार के अंदर फिर से अंदर। जब अनिश्चितता होती है, निश्चितता में वहाँ पर इंडियन एम्बेसी भी जहाज़ नहीं चला सकती उसके अंदर, वॉर जोन के अंदर। उनके पास भी इस बात का उत्तर नहीं था। तो अभी जो लिमिटेड, क्योंकि अगर पूरी वहाँ 1200 फ्लाइट रोज चलती थी वहाँ से, तो 1200 फ्लाइटों को चलाना हो तो कितने मिग जेट्स चाहिए, उनको नहीं चल सकती। तो वो मतलब मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जब अनिश्चितता का माहौल होता है तो आपके मित्र काम आते हैं। मैं ये कोई बीजेपी वाली बात नहीं है। तो उस समय आपका हौसला बढ़ाते हैं लोग। देखो, सबसे बड़ी बात उस देश के अंदर ये बात थी कि वहाँ पर अराजकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब ऐसा वॉर की सिचुएशन आ जाती है तो बहुत से देशों के अंदर अराजकता आने लगती है और लूटपाट होने लगती है। वहाँ पर इस प्रकार का कोई माहौल नहीं था। लोग सामान्य रूप से रह रहे थे, लोग अपने हदों के अंदर थे और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। तो ठीक है, वो हॉस्टल की लड़कियां हैं जो वहाँ पे पहुँचेंगी हॉस्टल में, उनको समस्या है, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो समस्या तो आती है। किंतु जिस प्रकार से मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई थी ना जी, मेरा ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरे अलावा और नहीं थे उस फ्लाइट के अंदर। हो सकता है बीजेपी वाला मैं अकेला था, 250 की फ्लाइट थी, 249 तो दूसरे जनरल लोग थे, मुझे कोई नहीं वहाँ पे मिला ऐसा बीजेपी वाला। 249 दूसरे थे। अगर 250, मेरे को नहीं पता 250 थे, 300 थे उस फ्लाइट में, कितने थे मैं तो ये मतलब जो जहाज पूरा फुल था। तो ऐसा नहीं है, वो तो मैं आ गया आप लोगों, अब जैसे अब आप मेरे को कवर कर रहे हैं और लोग भी पहुंचे होंगे ना, क्योंकि आपका मेरे साथ संपर्क है, इसलिए आप मेरे से रूबरू हो रहे हैं। आपको शायद दूसरों का भी पता ना चला, नहीं तो आप उनसे भी हो जाएंगे। तो सिर्फ केवल इतनी सी बात है, सरकार सबके लिए काम कर रही है, अगर कर रही है तो जितना कर सकती है वो कर रही है। पहले 2-3 दिन मेरे साथ भी कोई संपर्क में नहीं था कोई भी, ये CGI और एम्बेसी वगैरह, क्योंकि वहाँ पर किसी को कुछ समझ नहीं आता, किसी के पास कोई उत्तर नहीं था कि यहाँ पर सरकार, क्योंकि ये बातें एम्बेसी लेवल पे नहीं होती ना, ये देश के सुप्रीम लीडर्स जो होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तो आगे उनको तो एग्जीक्यूशन के लिए मैसेज जाता है। अब जितनी भी जो भी, पहले तो 2-3 दिन तो कोई फ्लाइट ही नहीं चली, फिर उसके बाद चली, फिर उन्होंने सबने ये सरकार की ओर से तो हो रहा था कि आप लोग ओमान चले जाइए, ये सारी चीज़ें बता रहे थे वीडियो में कि आप वीज़ा ओमान का लेकर के ओमान से चले। मैंने वो भी वीज़ा ले लिया था, वो भी अप्लाई करके मेरा वीज़ा आ गया था। इधर से ये फ्लाइट में 3 मैं यही बात कह रहा हूँ कि देखिए, ऐसी स्थिति में समटाइम्स यू आर एबल टू परचेज पीस।
जो पीस को परचेज नहीं कर सकता वो उसके लिए समस्या सर्टेनली है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बेचैनी बढ़ी हुई है, माँ बाप को इधर बेचैनी हो रही है, बच्चों को उधर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए एक सबसे बड़ी बात, यूएई के अंदर एक भी मिसाइल जमीन पर नहीं आने दी। उन्होंने ये जो भी नुकसान हो रहा है, ये उसको मिसाइल को आकाश में फोड़ देते थे, या उसको मिसाइल को या ड्रोन को, तो उसका जो रबिश है, उसका जो टुकड़े हैं, उनके गिरने से जो ये हताहत होते थे लोग, या वहाँ से जो आग लग जाती थी, वहाँ ब्लास्ट हो जाता था, वो चीज़ गिरती थी, वो छोटी चीज़ तो थी नहीं, टन्स में उनका वेट है उसके चीज़ों का, तो वो जब गिरती थी तो उससे आग लग गई, कहीं आगजनी हो गई, कोई विस्फोट हो गया, ये इस प्रकार की जरूर बातें हुई। किंतु जनता को किस प्रकार से सेफ रखा जाए, वहाँ भारतीय समुदाय के लोग या एसोसिएशन भी होगी, क्या उनका कुछ योगदान रह रहा है भारतीय समुदाय के लिए? हाँ जी, मैंने बताया, और ठीक है, वो खुद तो नहीं पहुंच पा रहे थे सबके पास, इंडियन एसोसिएशन वाले, मैं उनके पास गया, मैंने उनका बताया कि केरला के श्री हरि जी PR में है वहाँ पर, कि वो फिर जब मैं उनके पास गया, अपना सब कुछ बताया, तो वो मेरे साथ लगे होते, उन्होंने फिर मेरे साथ उन्होंने ही, वहाँ पर कोई भी जा सकता था इंडियन एसोसिएशन में, तो उन्होंने मेरे को फिर मुझे हल बताने का प्रयास करते थे, तो उससे हल हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये उनको भी नहीं पता था, किंतु प्रयास जारी था। उस प्रयास में एक तो मेरा एंजाइटी लेवल लो हो गया, ठीक हो गया ना, एंजाइटी मतलब कुछ करने लग गया, और उसमें से एक तुक्का लग गया और मेरे को टिकट मिल गई, मैं पहुंच गया। समय बुर्ज खलीफा पर हमले की बात हो रही थी, उस हमले की न्यूज़ के बाद मेरे बेटे का मित्र था वहाँ पर, और वो उसके जब वो न्यूज़ आई तो उसके लगभग 1 घंटे के बाद उसकी 125वीं मंजिल पे मेरे बेटे का मित्र था, घूमने गया था, उसको लिफ्ट लेकर के आई। खलीफा पे कोई हमला नहीं हुआ, उसका उत्तर देने के लिए ये वहाँ के जो दुबई के, जो इसके यूएई के प्रेसिडेंट हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों ने बैठकर बुर्ज खलीफा के, जो वहाँ पर दुबई मॉल कहते हैं जहाँ पे बुर्ज खलीफा है, वो दुबई मॉल के अंदर बैठ के उन्होंने अगले दिन कॉफ़ी पी, बुर्ज खलीफा वाली फेक न्यूज़ है।